अमेज़न के जंगलों को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। सदियों से साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर्स और रिसर्चर्स यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अमेज़न के सारे रहस्यों से पर्दा नहीं उठ पाया है। सदियों तक यही माना जाता था कि अमेज़न के जंगल रहने लायक जगह नहीं है। कुछ ट्राइबल्स को छोड़कर यहाँ कोई नहीं रहता। जो ट्राइबल पीपल यहाँ रहते हैं वो बस जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन असल में अमेज़न के बारे में ये सभी थ्योरीज गलत हैं। एक समय पर यहाँ पर एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी और इसी सिविलाइजेशन ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा कर रखी है। इस सिविलाइजेशन में लाखों लोग रहा करते थे। हजारों स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये सभ्यता फैली हुई थी और इस सभ्यता के लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी की जानकारी भी थी। और ये सभी बातें काल्पनिक नहीं है, बल्कि मॉडर्न टाइम में साइंटिस्ट ने लाइडर स्कैन टेक्नोलॉजी के आधार पर इन दावों की पुष्टि भी की है। अमेज़न के इस मिस्टीरियस और अननोन सिविलाइजेशन ने मानव इतिहास में एक रोमांचक मोड़ ला दिया है। अमेज़न के जंगल करोड़ों साल पुराने हैं। ये जंगल कुल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। यानी अगर ये देश होता तो भारत से भी विशाल होता। 400 अरब से भी ज्यादा पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। अब तक हजारों लोग अमेज़न के जंगलों में जाकर शोध कर चुके हैं। साल 1511 में एक स्पेनिश फैमिली में फ्रांसिस्को डी ओरिलाना का जन्म हुआ था। उसके अंदर बचपन से ही कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा था। साल 1527 तक उसने सेंट्रल और साउथ अमेरिका के हिस्से में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। कुछ ही समय में चारों ओर उसकी प्रसिद्धि होने लगी थी। ओरिलाना ने सुन रखा था कि साउथ अमेरिका के बीच में कोई एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है। शायद उसने एल डोराडो की लॉस्ट सिटी के बारे में सुन रखा था। कुछ लोक कथाओं के अनुसार अमेज़न के जंगलों में एक सोने का शहर हुआ करता था। खैर, ये हमारी आज की वीडियो का विषय नहीं है। ओरिलाना ने तय किया कि वो एक नई खोज के सफर पर निकलेंगे। फरवरी 1541 में ओरिलाना ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पेरू के पास अपने सफर की शुरुआत की। कई महीने बीत गए और दिसंबर आ गया, लेकिन ओरिलाना के हाथ कुछ नहीं लगा। उसकी टीम के लोग बीमार पड़ने लगे थे। उसके पास खाना भी खत्म होने की कगार पर था। तभी उसने कोका रिवर के पास खाने की तलाश शुरू की और वहां पर उसे एक ट्राइबल कम्युनिटी मिली। ओरिलाना ने अपना सफर जारी रखा और कोका नदी के सहारे आगे बढ़ते हुए वो एक विशाल नदी तक पहुंच गया। ये नदी कोई और नहीं बल्कि अमेज़न रिवर ही थी। इसी बीच उसे एक प्राचीन शहर भी मिला। जंगल के बीच अत्याधुनिक शहर देखकर ओरिलाना और उसके सभी साथी चौंक गए। यह शहर करीब 20 मील एरिया में फैला हुआ था। सभी घर एक दूसरे से सट कर बने हुए थे। बीच बीच में हाईवे जैसी चौड़ी सड़कें थी और इस शहर के लोग मीट, फिश जैसी चीजों के अलावा पाइनएप्पल, एवोकाडो, प्लम और एप्पल जैसे फल खाते थे। साथ ही एक अच्छी वाइन भी वो लोग डेली एंजॉय करते थे। ये सभी बातें गैस्पर डे कार्वाजल नाम के शख्स ने अपनी डायरी में लिखी थी, जो ओरिलाना के टीम का हिस्सा था। कुछ समय तक इस शहर में रहने के बाद ओरिलाना अपनी टीम के साथ अटलांटिक ओशन के पास बाहर निकला। उसने यूरोप आकर अपनी जर्नी की कहानियां भी सबको सुनाई। धीरे धीरे अमेज़न की कहानी मशहूर होने लगी। साल 1545 में ओरिलाना ने उसी रास्ते पर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन कई महीने भटकने के बाद भी वो अमेज़न नदी नहीं खोज पाया और एक उम्मीद की किरण अपने सीने में लिए 1546 में उसकी मौत हो गई। ओरिलाना के मौत के बाद लंबे समय तक किसी ने अमेज़न के जंगलों के भीतर जाने की कोशिश नहीं की। हाँ, 17वीं सेंचुरी में कुछ लोग जंगल में गए, लेकिन उन्हें न तो वहाँ कोई प्राचीन सभ्यता मिली, न ही कोई हाईवे और न ही कोई घर। बस कुछ ट्राइबल लोग ही वहाँ पर पाए गए। ऐसा माना जाने लगा कि ओरिलाना ने जो कहानियाँ सुनाई थी वो सभी झूठी थी। सिर्फ नेम और फेम के लिए उसने मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई थी। 20वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने पाया कि अमेज़न के जंगलों की मिट्टी खेती बाड़ी के लिए फर्टाइल नहीं है। ऐसे में इन जंगलों में सेब और पाइनएप्पल जैसे फलों का उगना संभव नहीं है। सभी ने मान लिया कि ओरिलाना ने एक काल्पनिक कहानी बुनी थी। लेकिन 1990 के दशक में अमेज़न के जंगल में ऐसी ही खबरों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। 1992 में अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट माइकल हैकेनबर्गर कुछ दिन के लिए अमेज़न बेसिन के किनारे मेटो ग्रासो रीजन में छुट्टियां मनाने के लिए गए। वो सिर्फ वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के साथ कुछ दिन रहना चाहते थे। इसी बीच हैकेनबर्गर की मुलाकात कुइकुरू ट्राइब के सरदार से हुई। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। सरदार ने कहा कि वो हैकेनबर्गर को एक रोमांचक जगह दिखाना चाहता है। हैकेनबर्गर भला ऐसी चीज कैसे मना कर सकते थे। सरदार अपने साथ हैकेनबर्गर को एक ऐसी जगह पर ले गया जो जगह 6 से 10 फीट तक गहरी थी और करीब 30 फीट चौड़ी थी और कुल 1 मील से ज्यादा लंबाई में फैली थी।
जंगल के बीच में ऐसी जगह देखकर हैकेनबर्गर को काफी हैरानी हुई। साथ ही उन्होंने देखा कि साइड पर कुछ मिट्टी के बर्तन भी मौजूद थे। वो सोच में पड़ गए कि आखिर यहाँ पर मिट्टी के बर्तन कैसे आए, क्या यहाँ पर पहले के समय कोई सिविलाइजेशन मौजूद थी। हैकेनबर्गर ने अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दी और एक इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। करीब 10 सालों तक वो अमेज़न के जंगलों में रिसर्च करते रहे। साल 2003 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और बताया कि अमेज़न के जंगल में 20 से भी अधिक ऐसी जगहें हैं जहां पर एक समय पर लोग रहा करते थे। इन जगहों के बीच 2 से 3 मील का फासला था, जैसे कि आज के समय में अलग अलग गाँवों में होता है। सभी जगह एक दूसरे से हाईवे के जरिए कनेक्टेड थी। हाईवे को ग्रिड स्टाइल में बनाया गया था जो काफी मॉडर्न लगता था। और सबसे बड़ी बात कि इन बस्तियों के बीच वाटर कैनाल थे और इरिगेशन के लिए भी खास जगह थी, यानी कि वहां पर रहने वाले लोग खेती बाड़ी करना जानते थे। हैकेनबर्गर के मुताबिक एक बस्ती में करीब 2500 से 5000 लोग रहा करते थे और वहां मिले मिट्टी के बर्तनों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो बर्तन 800 से 600 BC के बीच के हैं। उनकी इस रिपोर्ट ने एक्सप्लोरर्स के बीच सनसनी मचा दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया कि आखिर इतने सालों में किसी रिसर्चर को ये सब जगह क्यों नहीं मिली। हैकेनबर्गर ने कहा कि यहाँ रहने वाले लोग स्टोन की बजाय मिट्टी और लकड़ी के हथियार और बर्तन बनाया करते थे। ये चीजें आसानी से मिट्टी में गल जाती हैं, इसीलिए आज तक किसी को ये जगह नहीं मिली। हालांकि हैकेनबर्गर की खोज तो सिर्फ एक शुरुआत थी। साल 1999 में एल्सियो रांजी नाम के पैलेंटोलॉजिस्ट ब्राजील के एक्री रीजन के ऊपर से उड़ान भर रहे थे कि तभी उन्होंने एक अजीब सी चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि धरती पर कुछ कार्विंग्स नजर आ रही हैं। ये कार्विंग्स कुछ पेरू की नाज़का लाइंस जैसी थी। रांजी ने देखा कि अमेज़न के जंगल में जो कार्विंग्स है वो सभी जियोमेट्रिकल फिगर्स में है। सर्कल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल शेप्स नेचुरल नहीं थी, बल्कि उन्हें इंसानों द्वारा बनाया गया था। रांजी ने बड़े स्केल पर एक इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इसे पूरी तरह सीक्रेट रखा गया। ब्राजील सरकार ने 11 सालों तक इसे दुनिया से छिपा कर रखा। साल 2010 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें बताया गया कि अब तक एकड़ और इसके आसपास के इलाके में 200 से अधिक जियोग्लिफिक्स की खोज की जा चुकी है। रिसर्चर्स ने अजीब पैटर्न और शेप्स को जियोग्लिफिक्स का नाम दे दिया था। साथ ही ये भी बताया कि ये सभी शेप्स 200 से 1283 BC के बीच बनाई गई हैं, यानी ये यूरोपियंस के अमेरिका आने से पहले की कार्विंग्स हैं। रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद भी रांजी ने अपनी रिसर्च जारी रखी और साल 2017 तक 500 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स की खोज की जा चुकी थी। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि प्राचीन समय में अमेज़न के जंगल में जरूर इंसानों की बड़ी बस्तियां मौजूद थीं और ओरेलाना ने जो भी बातें कही थी वो कहीं ना कहीं सच थी। इस विषय को और गहराई से जानने के लिए साइंटिस्ट ने लाइट स्कैन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इसे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी या फिर लाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इस तकनीक में हेलीकॉप्टर से धरती पर कुछ बीम्स डाली जाती हैं जिससे उस जगह का डिजिटल मैप तैयार किया जाता है। इस मैप से डेटा काफी कम समय में इकट्ठा किया जा सकता है और वो भी अमेज़न जैसी जगह पर। लाइडर टेक्नोलॉजी की बजाय ट्रेडिशनल मेथड से अमेज़न के जंगलों का डिजिटल मैप तैयार करने में कई सालों का समय लग सकता है और उस मैप के सही होने की संभावना काफी कम होती है। लाइडर रिसर्च के बाद अमेज़न के जंगल में कुछ क्रांतिकारी डिस्कवरी सामने आई। माटो ग्रासो रीजन में 24 सेटलमेंट साइट्स के बारे में पता चला और ये सभी जगह एक दूसरे से रोड नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड थी। आपको याद होगा कि हैकेनबर्गर ने ऐसी 20 साइट्स के बारे में बताया था। यहाँ पर बने कई गांव माउंट्स पर बसे हुए थे। कई ऐसी जगहें भी थी जो नदियों से काफी दूर थी। यहाँ तक पानी लाने के लिए एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग कैनाल और कॉजवेज का यूज किया करते थे। लाइडर टेक्नोलॉजी के जरिए अमेज़न में जो बस्तियां पाई गई हैं उसके आधार पर बताया गया कि यहाँ पर 10 से 20 लाख लोग रहा करते होंगे, यानी कई प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पर रहती थी। लाइडर तकनीक से एकड़ में सैकड़ों जियोग्लिफ्स की खोज की गई जो पहले रांजी कर चुके थे, लेकिन इन जियोग्लिफ्स को प्राचीन समय में कैसे बनाया गया होगा और इन्हें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, इस बारे में फिलहाल रिसर्च अभी भी जारी है। इसके अलावा भी अमेज़न में कई माउंट्स की खोज की गई जो करीब 70 फीट ऊंचाई वाले थे। बाद में कुछ और रिपोर्ट्स पब्लिश हुई जिसमें कहा गया कि एक समय पर अमेज़न सिविलाइजेशन की आबादी 1.5 से 2 करोड़ के बीच रही होगी। ऐसे में सवाल आता है कि इतनी बड़ी सभ्यता आखिर विलुप्त कैसे हो गई। माना जाता है कि जब यूरोपियंस ने साउथ अमेरिका में कदम रखा तो वो अपने साथ इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां भी लेकर आए।
अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोग खतरनाक वायरस और बीमारियों की चपेट में आ गए और ये सभी बीमारियां उनके लिए बिल्कुल अनजान थीं। इस बीमारी के कारण ही अमेज़न की 90 से 99% तक की आबादी खत्म हो गई और जहां पर ये सभ्यताएं रहती थीं, धीरे धीरे वो सभी जगहें जंगल ने कवर कर ली। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इन बड़ी आबादी वाली सभ्यता के लोग खाते क्या होंगे। इसका सीक्रेट छिपा है टेरा पेट्रा में। असल में ये एक प्रकार की मिट्टी होती है। अमेज़न की मिट्टी को खेती लायक उपजाऊ बनाया जाता था और इस उपजाऊ मिट्टी को टेरा पेट्रा का नाम दिया गया है। कुछ साइंटिस्ट ने इसे मैजिक सॉइल भी कहा है। असल में एनिमल वेस्ट, मछलियों और जानवरों की हड्डियां और चारकोल जैसी ऑर्गेनिक मैटर से मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता था। चारकोल से मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और जिंक जैसे न्यूट्रिशंस बढ़ जाते थे और अमेज़न के जंगलों में बारिश की कभी कोई समस्या नहीं रही। इससे पता चलता है कि अमेज़न में सिर्फ जनजातियां ही नहीं रहती थीं, बल्कि ये जगह एडवांस सिविलाइजेशन का गढ़ भी हुआ करती थी। इस बारे में अभी और भी डिस्कवरीज जारी रहेगी। मानव सभ्यता के अंत तक भी अमेज़न के सभी रहस्यों की गुत्थी को सुलझाना मुश्किल है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ऐसी ही रोमांचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।